हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दिस इज भावना पुरी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट 2020 के बारे में। बेसिकली बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और उनकी बिल्कुल जो इच्छा है वो ये होगी कि बस हमारा जो टारगेट है वो 600 प्लस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हेल्प बुक्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सी होगी। राइट, तो जो स्ट्रैटेजी है नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए 40 डेज में, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें नीट 2020 की। अगर स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपको किस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग अलग समय देंगे तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं उस समय को किस तरीके से डिवाइड करूँ। राइट, देखो, तो अगर मैं यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ तो क्योंकि आप सभी जानते हैं उसके जो 90 क्वेश्चंस हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो बायोलॉजी के ही हैं। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए उस क्वेश्चन के बारे में और उसके जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उस समय आपको ये लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में 50% आइडिया है, तो आप जरूरी नहीं है कि उसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि तुक्के मारने की वजह से कई बार हमारे अच्छे आते आते मार्क्स खराब हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से। राइट, तो जो 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, इनको आप कैसे तैयार करोगे, किस तरीके का पैटर्न आपका रहना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले तो नोट्स, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो कहीं ना कहीं से नोट्स ले और उसको रिवाइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, है ना। लेकिन एक जनरल सी बात है, वो स्टूडेंट्स जो भी रिसेंटली अपनी 12th कंप्लीट कर चुके हैं उनको 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, क्योंकि वो बच्चे जो कि नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने 12th में भी बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। राइट, तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो महीना है आपका क्रैश कोर्स का, जिसमें आपको 11th पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और उसका रीजन भी यही है क्योंकि 12th अभी रिसेंटली आपने पढ़ी है, तो अगर आप रोज एक एक चैप्टर भी उसको रिवाइज करते हो थॉरोली, एक एक लाइन अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी की, तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज्यादा समय आपको इस चीज में लगेगा। ठीक है, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड पे, है ना। लेकिन ऐसे भी नहीं कि 11th पे कोई भी चैप्टर उठा के रैंडमली आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं एवरेज के बेसिस पर बताऊं, जो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स आपके होने चाहिए वो कौन से चैप्टर्स होने चाहिए, वो कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, 11th और 12th में दोनों के रिस्पेक्ट में आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है ना। तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है 11th स्टैंडर्ड की, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो बेसिक ही क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस लाके आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया है जिससे रिलेटेड कुछ भी चीजें हमारी बुक्स में नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स, ठीक है, इनके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं जो ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में भी जो ही जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इकोलॉजी के भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं वेटेज के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि नीट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिन चैप्टर्स को या टॉपिक्स को दी जाती है वो ये सभी टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो मीडियम में, जो मीडियम प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक हैं, उसमें आप बात कर सकते हो जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसमें जो आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो मीडियम टू लो प्रायोरिटी में आते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि एक दो क्वेश्चंस पूछे गए ट्रिकी है ना, लेकिन जरूरी नहीं है वो क्वेश्चंस बहुत सारे नंबर में हो, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी हम उसको मीडियम प्रायोरिटी के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है प्लांट फिजियोलॉजी को, ये हो गया प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। तो फिर जो लो प्रायोरिटी में आएंगे वो कौन से चैप्टर्स होंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। भाई एनिमल किंगडम को हम इतना थॉरोली पढ़ते हैं, इतना समय लगा देते हैं कि भैया कम से कम 6 क्लासेस आपकी एनिमल किंगडम को पढ़ने में निकल जाती है। ठीक है, मैं मानती हूँ एक लेंथी चैप्टर है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
आपको सिर्फ वो सेलेक्टेड टॉपिक्स या वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं नीट में या फिर एम्स में या फिर कोई भी ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लो प्रायोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में, मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, प्लांट किंगडम, साथ साथ एनिमल किंगडम भी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। और लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर 11th का वो यही है ना, लेकिन इसमें से हार्डली एक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी में, उसको डिवाइड किया हुआ है हमने कैटेगरी के बेसिस पर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी वेटेज होगी, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब मैं नोट्स के बारे में आपको बता रही थी कि बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी कोई भी जो नोट्स उनको मिल रहे हैं ना, सारे पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से बनानी है कि जो चैप्टर आपने आज रीड किया है, चाहे वो आपने किसी वीडियो से किया हो, चाहे वो आपने किसी हेल्प बुक से किया हो या एनसीईआरटी से किया हो, आपको उसी चैप्टर के एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैंने मान लीजिए 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उस चैप्टर के और उसमें से मेरे को आते कितने हैं या कितने मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कितने मेरे गलत हुए, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। तो ये जो एमसीक्यूज है आपको उनकी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम नीट के लिए जो 40 डेज का हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं या फिर जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे इस क्रैश कोर्स के दौरान, उसमें हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। वैसे अगर मैं सबसे अच्छी बुक्स बताऊं तो एमटीजी या फिंगर टिप्स जिसको आप बोलते हो, वो आपकी 40 डेज के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। साथ साथ एक और बायोलॉजी की बुक है 40 डेज बाय RM राज, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इनकी बुक भी ले सकते हैं। तो ये जो बुक्स है बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें सारे वही क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो नीट में ही आने वाले हैं, राइट। लेकिन वो ऐसी बुक्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी ये पता लगाने में कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो किस लेवल तक है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से आप अपनी जो भी प्रैक्टिस है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर रहेगा बायोलॉजी का, इट विल बी 300+, ठीक है। तो हमें पता है कि भैया 90 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, दैट मीन्स जो टोटल बायोलॉजी का आपका स्कोर रहेगा वो 360 होगा। अब 360 में से मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके 360 हैं, अब इसमें से आपको कितने लाने हैं, 300+ लाने हैं। अगर आप बायोलॉजी में 300+ लाते हैं, आप अगर केमिस्ट्री में 120 या 140 के अराउंड लाते हैं और फिजिक्स में भी 110 या 115 लाते हैं, तब जाकर आपका जो टारगेट होगा वो लगभग 600 तक पहुंच पाएगा या 500+ पहुंच पाएगा। तो ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं अच्छे से कॉलेज में हमारा एडमिशन, राइट। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, सबसे पहली चीज, किसी भी टीचर की वीडियो, मैं ये नहीं कह रही आप मेरी ही वीडियोस देखें, आपको जिसकी वीडियो समझ में आती है, जिसके लेक्चर समझ में आता है, आप वहां से पढ़िए, ठीक है। तो आपने कोई भी एक क्रैश कोर्स में वीडियोस देखना स्टार्ट किया, जैसे कि डे 1 लेक्चर, डे 2 लेक्चर, तो फर्स्ट डे आपने कोई भी लेक्चर देखा, मान लीजिए आपने उसमें प्लांट फिजियोलॉजी का या ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। अब उस चैप्टर को जो आपको पढ़ाया गया है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपको एक एक टॉपिक उसका पढ़ाया जाए, क्योंकि हम नीट के लिए, देखो अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो मैं आपको नीट के क्रैश कोर्स में से वही चीजें पढ़ाऊंगी जो कि जरूरत की है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना कि भैया अनलिमिटेड आपको मैं मैटर मटेरियल देती रहूं, आप पढ़ते रहो, नहीं। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हम इस तरीके से चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, ना कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो, राइट। तो आपने जिसकी भी वीडियोस देखी हैं उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपको आती है, अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपको उस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज है, तो आप उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया किसी वीडियो से, किसी लेक्चर से या नोट से, देन थॉरोली आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया, लाइन टू लाइन उस चैप्टर को रिवाइज किया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी जो हेल्प बुक आपने ली है उसमें से आपको एमसीक्यूज क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए एमटीजी ली है, फिंगर टिप, जो भी आपके पास हेल्प बुक है, कोई भी प्रीवियस ईयर की नीट की बुक हो सकती है आपके पास एमसीक्यूज की, तो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें 50 क्वेश्चंस थे, मुझे उस 50 में से 35 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मुझे नहीं है ना, तो देखो क्या होता है, ये जो समय है हमें उसको किस तरीके से यूज करना है। अगर वो 15 क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स चेक करोगे, उसको देख के आपको ये पता चलेगा, अरे यार ये तो मुझे पता था,
है ना। तो 15 में से कम 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये लगेगा कि यार ये ना मैंने गलती कर दी है, ये मेरे बिल्कुल सही हो सकते थे, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मान लीजिए 6 क्वेश्चंस 15 में से आपको ऐसे लगे कि मुझे आते थे, वो तो मेरी मिस्टेक हो गई, फिर भी 9 क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, या आपने चैप्टर पढ़ते समय कहीं भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात नहीं पढ़ी होगी, तो आपको क्या करना है, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है तो आपको उसके क्वेश्चंस का जो आंसर गिवन है एक बार उसको ये देखना है कि क्या वो आंसर से मैं उस क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि कई चीजें हमें याद भी करनी पड़ेगी नीट की प्रिपरेशन करते समय, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो जो 30 या 40 डेज हमारे पास हैं नीट की तैयारी करने के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में भी बोला है और पर्सनली मैसेजेस भी किए हैं कि मैम प्लीज आप नीट के क्रैश कोर्स की वीडियोस डालें, तो मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।